Hello and welcome. This is the second chapter, that is Era of One Party Dominance. In the first chapter, you have read about three challenges that India was facing at the time of independence, and of that, the second challenge was the institution of democracy in the country. So, this chapter talks about the institution of democracy in India, how democracy was established in India after independence. So, the challenge of establishing democracy, and once it was done, like once the first elections were successfully conducted, after that there was only one party that was dominating the Indian politics for a very long time, and this one party was Congress. So this chapter discusses that also, the dominance of Congress. तो इन a nutshell इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो है अबाउट फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन, और कांग्रेस का डोमिनेंस। करीब 3 डेकेड्स तक हम बिल्कुल एक कांग्रेस का एक छत्र राज देखते हैं इंडिया पे, तो उसे हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, और उसके रीजंस एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंस इन अदर कंट्रीज, और इतने ही डोमिनेंस में अपोजिशन का रोल क्या था. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन क्विकली. So the first challenge was the integration of the princely states, or the integration of the nations, that we have already discussed in the first chapter. Now the second challenge was establishing democracy. Okay, the establishment of democracy. Now when we say democracy, democracy does not only mean the conduction of election. Democracy means that each and every individual feels that he has a share in the decision making in the country. ठीक है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ होती है? शुरुआत इलेक्शन से ही होती है. आप डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी कंट्री में, अगर आपको देखना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो ये कि इलेक्शंस हैं कि नहीं है, और वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और दूसरी चीज़ जो इलेक्शन के केस में इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो होती है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Okay, so these two things make the elections democratic, make a country democratic. पहले तो elections free and fair होने चाहिए, सब लोग उसमें freely participate करें, अपनी choice को vote कर सकें किसी दबाव के बिना. ठीक है, और दूसरी चीज़ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब that everybody above certain age, कि सबके पास right to vote है. ओके, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन. तो मैं बता दूं आपको कि 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था. ओके, एंड इंडिया वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम दैट हैड गिवन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज टू इट्स सिटीजन्स. इवन द वेस्टर्न कंट्रीज, इवन द एजुकेटेड, जहाँ पे आपकी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा थी, जो एडवांस नेशन कहलाए जाते थे उस वक्त, उनमें भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था. तो दिस वाज वन ऑफ दिस, ये जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मॉडर्न बनाता है, ये एक फीचर जो है. ठीक है, तो उस समय ये ऐसा कहा गया था, इट वॉज बीइंग सेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, कि जो ये कोशिश हो रही है इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाने की, ये जो कोशिश है ये सक्सेसफुल नहीं होगी. ओके, और एक मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पंडित नेहरू विल लिव टू सी द फास्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, that the experiment that he is going to do in India, that is instituting democracy and giving universal adult franchise to a population that is largely illiterate. तो एक इलिटरेट पॉपुलेशन को आप राइट टू वोट दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप इलेक्शन कंडक्ट कराने जा रहे हैं इतने बड़े कंट्री में जिसका एरिया इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है. तो बहुत से मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर्स ने, लीडर्स ने, गवर्नमेंट्स ने, कंट्रीज़ ने इस पे एक डाउट रेज किया गया था कि वेदर डेमोक्रेसी विल बी सक्सेसफुल इन इंडिया. एंड द सेकेंड थिंग वाज दैट द मेनी नेशंस दैट वर डीकोलोनाइज्ड एट दैट टाइम. आप लोगों को पता है 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से कंट्रीज डीकोलोनाइज हुए हैं और वो न्यू डेमोक्रेसीज वहाँ पे इंस्टीट्यूट की गई.
लेकिन उन कंट्रीज में या तो वो कंट्री दे रिवर्टेड बैक टू द डिक्टेटरशिप, या फिर उन कंट्रीज में जो लीडर चुनकर आए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल डाला और अपने पास सारी पावर्स रख ली। तो इस तरह की चीज़ें हुई और डेमोक्रेसी बहुत से कंट्रीज में सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इस माहौल में ये कहना कि हम इस कंट्री में, अपने देश में एक इलेक्शन कराएंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे और डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ओके, सो दिस इज व्हाई इट वाज अ चैलेंज। फाइन, we have to show it to the world that no, democracy is, and democracy is possible in India. Okay, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ आप लोगों को सबको पता है 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। व्हाई दिस वाज डन? Why they decided to wait for 2 months? The reason was that on 26th January 1930, the first Independence Day, the pledge for Purna Swaraj was taken at the bank of the river Ravi in the Lahore session of the Congress. ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था और पूर्ण स्वराज की शपथ उस दिन ली गई थी। तो इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए, इस डेट को रेस्पेक्ट देने के लिए, याद रखने के लिए ही ये डिसाइड किया गया था कि ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, जिसको अब हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड ऑन 24 जनवरी 1950। सो रिमेंबर दीज 3 डेट्स। ओके, अब ये जो पीरियड है बिटवीन द इंडिपेंडेंस एंड बिटवीन दिस पीरियड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, इसके बीच में एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज रूलिंग द कंट्री, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, and this interim government was ruling the country, and who was the prime minister? The prime minister of this government was Jawaharlal Nehru. Okay, and Sardar Patel was the home minister. Mountbatten was the last British Governor General of India and the first Indian Governor General of India. 48 में माउंटबेटन वापस चले गए थे ब्रिटेन, तो उनके बाद सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इतना चीज़। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल। अब आप लोग जब ये वाली बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक पढ़ी थी 11th क्लास में, उसको याद रखिए। ओके, इससे सारा, क्योंकि वो थ्योरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये प्रैक्टिकल है। सो आर्टिकल 324, Article 324 of the Constitution, an autonomous body was set up, which was the Election Commission of India, and Election Commission of India was responsible for conducting elections in the country. तो Election Commission of India किसका इलेक्शन करता है? पार्लियामेंट, वो दोनों, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इन सब का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, इट वॉज सेट अप इन जनवरी 1950 एंड सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चीफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज ओनली 1 मेंबर बॉडी और ये इलेक्शन कमिश्नर एक ही हुआ करते थे। अब 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनमें से एक को हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, तो सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बने थे
इंडिया के। एंड उसके साथ ही ये सोचा गया था कि इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड समटाइम इन 1950 इटसेल्फ। जनवरी में इलेक्शन कमीशन बन गया, तो उन्होंने सोचा था कि एक साल बहुत है और साल भीतर ही हम लोग इलेक्शन करवा लेंगे, पहला इलेक्शन। बट इट हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस, 2 बार इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया और फाइनली इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच। ओके तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन शुरू हो पाया अक्टूबर 1951 में, 1.5 साल, more than 1.5 years it took to prepare for the first general elections in India, and it took around 6 months to complete the election process from October 1951 to February 1952. Finally, the results were declared in February 1952, and that is why it is called election of 1952. तो ये जो इलेक्शन थे, ये most part of the country is voted in February 92 in 1952 also. So that is why also it is called the elections of 1952. तो 1952 में हमारी जो पहली लोकसभा थी वो चुनकर आई और पहली मिनिस्ट्री जो थी वो बनी। ठीक है, तो ये जो है, ये इतना स्टोरी ये है कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्शन हाउ, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर था उसको कैसे सेट किया गया। अब आपने यहाँ पे एक इंतरिम गवर्नमेंट देखना है, तो चलिए देख लेते हैं कि इंतरिम गवर्नमेंट हमारी क्या थी जो रूल कर रही थी उस टाइम कंट्री को। तो ये पिक्चर आपकी बुक में भी है और ये पिक्चर मैं इसलिए दिखा रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज you first of all you should identify these leaders and there are certain small boxes, some small boxes in the chapter जो स्टैम्प साइज में इस तरह करके हैं। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन लीडर्स के बारे में आप लोग पढ़ भी लीजिएगा क्योंकि ये 1 मार्कर्स में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक चेहरा तो आप पहचान ही रहे होंगे, सो जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट। ये है सी राजगोपालाचारी। As I told you, he was the first Indian Governor General. Along with that, he was the first recipient of the Bharat Ratna. This is also asked in exam. So he was the first recipient of the Bharat Ratna and he was the founder of a party which was called the Swatantra Party. तो ये स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर भी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद आप सरदार पटेल को भी पहचान रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स वर आल्सो अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल ओनली। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलें तो ये है रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, ये है सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे और ये एक नॉन कांग्रेस पार्टी से आते थे बट बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये है राजकुमारी अमृत कौर, एक प्रिंसली फैमिली को ये बिलोंग करती थी एंड शी वाज द ओनली विमेन कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी इनके अंडर में। ये है जॉन मथाई एंड ही वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। और ये हैं बाबू जगजीवन राम, इनको बाबूजी कहते थे लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में। ये हैं गाडगिल, ये हैं गाडगिल, ये हैं नियोगी, ये बाबा भीमराव अंबेडकर, ये लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही आल्सो केम फ्रॉम अ नॉन कांग्रेस पार्टी। तो आप देख रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि कांग्रेस के नहीं हैं। ठीक है, तो ये बाबा ये इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज इसका रेफरेंस बाद में अभी आएगा कि ये फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। So he is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, the first law minister of India. और ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इस चेहरे को मत भूलिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस समय की इंडियन पॉलिटिक्स में भी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, भारतीय जनसंघ जो बीजेपी की पेरेंट पार्टी है उसके फाउंडर। ओके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये है गोपाल स्वामी अयंगर,
गोपाल स्वामी अयंगर, अगर आप कश्मीर प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपने आर्टिकल 370 सुना होगा, जिसको अब रिपील किया जा चुका है। तो गोपाल स्वामी अयंगर ने ही उस आर्टिकल को फॉर्म किया था। उसके बाद फिर ये हैं दौलत राम जी। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर हमारी फर्स्ट लोकसभा जो थे उसके स्पीकर भी चुने गए थे बाद में। तो ये है हमारी फर्स्ट जो इंतरिम गवर्नमेंट इंडिया की थी वो। ओके, अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 1950 एंड इट वाज estimated that the election would be completed somewhere in 50, बट 2 साल का टाइम लग गया ऑलमोस्ट, और 52 में इलेक्शन जाके कहीं पे कंप्लीट हो पाया। सो इट दैट इज वाई इट इज सो, बिकॉज इट वाज अ मैमथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क था। डीलिमिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पहले तो हमको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्रॉ करनी थी, इलेक्टोरल रोल्स बनाना था। इलेक्टोरल रोल मतलब कि वोटिंग लिस्ट। ओके, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने देखा है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होते हैं, FPTP सिस्टम पे बेस्ड। ये सब 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन कौन सी होंगी, कितनी बड़ी होंगी, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, ये सब ड्रॉ करना था। उसके बाद वोटिंग लिस्ट बनानी थी। जब वोटिंग लिस्ट बनी थी तो उसमें पहली बार कई लोगों के जो फीमेल्स थी उनके नाम वाइफ ऑफ सो एंड सो एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो करके लिस्ट किया हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, आप सबके नाम लिख के लाइए। तो इस तरह से जो वोटिंग लिस्ट थी वो ही 2-3 बार रिवाइज हुई। ओके, उसके बाद फिर आप लोगों को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस समय। बहुत सारे लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। तो जो लोग रेफ्यूजी कैंप में रह रहे थे उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इसीलिए द फर्स्ट इलेक्शन टुक सो मच टाइम फॉर इट टू बी कंडक्टेड। सो देयर वर अराउंड 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। दे हैड टू इलेक्ट 3200 MLAs। आपको, हाँ, it was not only the election of Lok Sabha, the elections of all the legislative assemblies, जो विधान सभा थी उनके elections भी हो रहे थे। तो member of legislative assemblies करीब थे 3200 to be elected, and members of Lok Sabha 489 members had to be इलेक्टेड। और इसमें से केवल 15% वोटर्स जो थे वो लिटरेट थे। लिटरेसी रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, तो इसमें से खाली 15% वोटर्स जो थे लिटरेट थे। और एक बात याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट इलेक्शन द वोटिंग एज वॉज 21 ईयर्स। ठीक है, ये बाद में रिड्यूस हुई है। तो 21 ईयर्स एंड अबव जितने लोग थे वो वोट कर रहे थे। सो फॉर दिस पर्पस इलेक्शन कमीशन ट्रेन्ड अराउंड 3 लाख ऑफिसर्स। इसमें मॉक इलेक्शंस करवाए गए थे, ड्रिल्स हुई थी, उनके ट्रेनिंग सेशंस चले थे। एंड बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट, सो अ नोवेल मेथड ऑफ वोटिंग, मतलब ऐसा मेथड ऑफ वोटिंग जो कि ईजी हो। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी हाउ द वोटिंग मेथड चेंज। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जैसे आजकल तो EVMs हैं, बटन प्रेस किया और वोट रिकॉर्ड हो गया। उससे पहले जो वोटिंग होती थी वो बैलेट बॉक्सेस में होती थी। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जो थे वो डिफरेंट रूम्स में बैलेट बॉक्स रखे रहते थे, और एक बैलेट पेपर होता था। उस पेपर पे आप अपना स्टैंप लगाइए जिस भी पार्टी को आप वोट करना चाहते हैं और बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। उससे पहले जो पहला वोटिंग मेथड, ये जो फर्स्ट इलेक्शन में वोटिंग मेथड था, उसमें उन्होंने क्या क्या किया था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबके बॉक्सेस रख दिए गए थे। तो मान लीजिए अगर 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो इन 5 पॉलिटिकल पार्टीज के बॉक्सेस रख दिए गए, उनके नाम लिखकर और उनका इलेक्शन सिंबल लगाकर। ओके, ये इसलिए किया था क्योंकि जनता इलिटरेट थी। तो अगर वो नाम नहीं पढ़ पाते हैं तो सिंबल पहचानते हैं, तो सिंबल देख के बस जिसको जिस पार्टी को वोट करना है उसके बैलेट बॉक्स में जाके वो अपना वोट डाल देंगे। ठीक है, दिस वॉज डन टू मेक इट एज सिंपल एज इट कैन बी डन फॉर द इलिटरेट टू वोट प्रॉपरली। फाइन। इसके बाद ये मैं आपको पहले ही बता चुकी, बिकॉज मैनी मैगजीन्स, मैनी न्यूज़पेपर्स वर commenting like this that Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India.
ओके, मेनी मैगजीन्स की बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, इस तरह से डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट नहीं हो पाएगी. Took 6 months for campaigning, polling, counting to be completed. And then elections were conducted. The elections were very competitive, and on an average, four contestants contesting for a seat, and the voter turnout was more than 50%. That is quite a good number, quite a good number for the first elections of any country. Elections was successful, और इंडिया ने प्रूव कर दिया to the world that actually, if you see, I believe that Indians are the most democratic people in the world. We are democratic to the core. ओके, तो जो अनडेमोक्रेटिक चीज़ें होती हैं वो हमको बड़ी इरेशनल लगती हैं. तो डेमोक्रेसी, इसीलिए इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाई, क्योंकि वो बीज तो कहीं था ही. ओके, मुझे मेरा ये मानना है. सो द इंडियन एक्सपेरिमेंट प्रूव टू द क्रिटिक्स रॉन्ग. It proved to be successful. The world saw with astonishment the success of elections in India. So I will wind up here in this video. In the next video, I'll tell you about the results of the first general election and the Congress dominance. Okay, so keep studying, keep reading, keep giving me your comments and feedback. Thank you so much for watching.